मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे टियान्स बिजनेस ज्वाइन किए हुए लगभग 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं। और ये जो मेरी जर्नी रही, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए जो कि मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। बट उसके बावजूद भी मैं कहूँगी ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, क्योंकि जिस जर्नी से हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद उस जर्नी से ही मोटिवेट होते हैं, तो मेरे मेरे हिसाब से वो सफर बहुत खूबसूरत होता है जो कि मैंने बिताया है। मैं टियान्स ज्वाइन करने से पहले मैं स्कूल में टीचर थी। रेपुटेड स्कूल था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट वहाँ के बेस्ट टीचर्स में से मैं थी। बट उसके बावजूद भी वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था और बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिव लाइफ थी। इवन मैं अपने बच्चों के फंक्शंस वगैरह भी अटेंड नहीं कर पाती थी। और इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मतलब बहुत अच्छी सैलरी और अच्छा रेपुटेशन होने के बावजूद भी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि मतलब वो चीज नहीं थी। स्कूल जॉब में जो भी यहाँ पे जॉब करते हैं उन्हें मालूम होगा कि मतलब प्राइवेट स्कूल था, तो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मजदूरी करा रहे हो उनसे। तो वो मजदूरी वाली चीजें रहती थी कि मतलब हमें क्या इन्होंने मतलब बिल्कुल खरीद रखा है क्या, सुबह से शाम तक पूरा मजदूरों की तरह लगाए रखते हैं। इनफैक्ट घर भी इतना सारा काम लेकर के आते थे कि रात तक मैं ऑक्यूपाइड रहती थी। तो उन सब चीजों से मैं बहुत मतलब अपनी हेक्टिक लाइफ की वजह से मैं बहुत परेशान थी। ऐसे में टियान्स अपॉर्चुनिटी, मतलब ज्यादातर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, मैंने यहाँ जबरदस्ती इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और वो कैसे किया, मतलब जो मेरे जो अपलाइन है वो एक्चुअली मेरे ब्रदर लगते हैं रिलेशंस में। तो उन्होंने फेसबुक पे इसका, जैसे हम लोग भी ऐड डालते हैं, अपने प्रमोशन करते हैं या बिजनेस के लिए डालते हैं, तो उन्होंने भी एक पोस्ट डाली हुई थी और मैंने उनसे सिर्फ हंसी मजाक के तौर पे कि भैया मुझे भी नौकरी वोकरी दे दो ऐसे करके, और उनसे बातचीत शुरू कर दी। तो उनको पहले समझ में भी नहीं आया कि ये किसका है किसका नहीं है। तो फिर वो बात, मतलब उससे नॉर्मल बात करते रहे जैसे हम सभी से बात करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा तो ठीक है मिल लेते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम मिल लेते हैं। तो मैंने उनको सीधा जो मेरा ससुराल था वहीं बुला लिया। तो वो हैरान रह गए कि आप वहाँ कैसे जानते हो। मैंने कहा वो मेरा ही घर है। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं कौन बोल रही हूँ। तो मतलब एक अननोन बन के मैंने खुद से उनको अप्रोच किया और उनसे सब समझा। फिर मैंने जब काम समझा तो जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो था हमारा सैनिटरी नैपकिन, जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। और उस वक्त कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे जो मैं फेस कर रही थी, तो मैंने सोचा उसी से स्टार्ट करते हैं। और उसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने अपने स्कूल के अंदर वो एक दिन टीचर्स मीटिंग वाला जो डे था, उस दिन टीचर्स थोड़ी फ्री होती है, तो उस दिन मैंने वो डेमो करके दिखा दिया सबको। तो स्कूल के अंदर करीब 90 95 टीचर थी। तो वो सभी टीचर्स ने एक साथ वो प्रोडक्ट, सबने, किसी ने दो, किसी ने तीन, किसी ने चार, सबने ले लिए। वहीं से मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। एंड विद इन 2 मंथ्स ही मैं, मतलब 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 1.5 महीने में मैं 6 स्टार बन गई थी। और उसके बाद फिर मेरा आगे सफर शुरू हुआ। लेकिन मतलब मुश्किल से 5 6 महीने हुए थे तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लग गए, और जिसकी वजह से अक्सर बुखार रहता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए। एंड मुझे एक्चुअली उस वक्त में यूट्रस में कैंसर था। तो मुझे वो पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई बहुत ज्यादा, जब चेक कराया तो सामने आई चीजें। तो जब दिखा तो नो डाउट मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं जो थोड़ा बहुत कर पाती थी, मैं टियान्स में ही काम करने लग गई। और यहाँ से काम करके मैंने अपना 7 स्टार तक का जो सफर था वो धीरे धीरे तय किया। लेकिन वही फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त में मेरे को थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आने लग गए एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद भी 5 6 महीने और, मतलब लगभग 8 9 महीने ऐसे निकल गए कि जिस वक्त मैं उठ भी नहीं सकती थी, मेरी हालत बहुत खराब थी। तो वो सब फेस करने के बाद निकली और फिर वापस से जर्नी स्टार्ट करी। बट इस दौरान ये हुआ कि जो स्कूल से जो ज्वाइनिंग्स आई थी, मतलब आप कहोगे कि कोई तो बची होंगी, मेरे को कम से कम नहीं तो वहां से करीब 30 40 ज्वाइनिंग मिली थी। और उनमें से एक ज्वाइनिंग नहीं बची ऐसी जो मेरे संग एक्टिवली काम कर रही हो। तो यानी मेरा सफर करीब 1 साल के बाद दोबारा से शुरू हुआ। फिर दोबारा रीस्टार्ट किया मैंने और रीस्टार्ट करके काम पे लगे।
काम करने के लिए, मतलब बिकॉज पहले कैंसर हो गया था, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो सप्लीमेंट्स हैं उन सब के रहते मैंने बहुत सब लेती रही, कंज्यूम करती रही। तो मुझे ये था कि मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से मेरे को ठीक हुए। खुद मेरे बेटे की, उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसके आईसाइट वीक थे। उसका करीब 0.7 0.5 मेरे ख्याल से नंबर था। और मैंने उसको जिंक देना स्टार्ट किया, और विद इन 2 मंथ्स उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल, उसका चश्मा आया फिर। तो उसके बाद वो उसकी आंखें भी ठीक हो गई, तो मैं और पॉजिटिव हो गई इसको लेकर के कि नहीं, जो भी सप्लीमेंट्स है उनके असर तो है और बहुत अफेक्टिव है। तो वहां से पॉजिटिव हुई। फिर मेरी फैमिली में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स थे, मैंने उनको डायबिटीज के ट्रीटमेंट देने शुरू किए, जिमनीमा और जिंक जो है उनको इंट्रोड्यूस कराई। तो उनका डायबिटीज भी नॉर्मल होना शुरू किया। वहां से भी मुझे मुझे मतलब जहां बात करें ट्रीटमेंट की, वहां मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, पर जहां बात करें काम करने की, तो एवरीबडी वाज लाइक कि अच्छा खासा जॉब कर रही थी, इतना बढ़िया स्कूल था, इस बिजनेस में क्यों कहाँ गई तू? यहाँ तो कोई, ये तो फालतू लोगों का काम है। और हर कोई मतलब ऐसे नेगेटिव सी चीजें, फीडबैक आने लग गए लोगों से। तो इनफैक्ट टियान्स का काम करने के लिए मैंने सभी से कट ऑफ कर लिया कि नहीं, मुझे सिर्फ ये काम करना है, मुझे इस पर फोकस करना है। क्योंकि एक यही काम है मुझे, जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी यहाँ की, कि जब मैंने मेरा ऑपरेशन हुआ और उस दौरान जो 7 से 8 महीने का गैप आया, उसके बाद एक तरह से जो मैं आपसे बता रही थी रीस्टार्ट मैंने किया। बट वो रीस्टार्ट मैंने जीरो से नहीं किया, मैंने वहीं से किया जहां छोड़ा था, या जहां से मुझे ब्रेक लगा था। तो ये चीज मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और उसके बाद फिर अगर मैं सोचती कि जॉब वापस से ज्वाइन करूं, तो जॉब वापस मेरे को कोई दे नहीं रहा था, मतलब सेम स्कूल में तो नहीं मिल रही थी। तो दोबारा से वो स्ट्रगल करने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं फिर से इंटरव्यूज दूं और ये सब दूं, और मिड सेशन था तो मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। तो वो मिड सेशन की वजह से मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक मैं ट्राई करती हूँ अपना लक थियांस के साथ में। एंड वो लक ट्राई करते करते मेरी अच्छी टीम बनने लग गई और काम अच्छा होने लग गया। हम लोग कॉलेजेस वगैरह में जाते थे, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोलते थे, उनको लेटर दे के आते थे, वहां हमने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स लिए। इनफैक्ट कुछ जगहों से हमें, मतलब जैसे मेडिकल फील्ड के लोग थे, उनके भी बहुत सारी वो लगे होते थे, वर्कशॉप वगैरह होते थे, तो उनके बीच में से भी हमने बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का या बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड लिए बहुत जगह से। तो उन सब चीजों से, मतलब वो जो स्टेज के ऊपर जो हर जगह हमें अप्रिशिएट किया जाता था ना, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग होते थे जो अप्रिशिएट करते थे, उस चीज से मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी कि यार, स्कूल में तो हम इतनी मेहनत करते थे, रात दिन खटते रहते थे, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। हाँ ठीक है, सैलरी सब कुछ नहीं होती ना, कि हम ये सोचे कि पैसा ही सब कुछ होता है। तो वो जो रिस्पेक्ट मिलती थी सबके बीच में बैठ करके, वो रिस्पेक्ट, शायद मेरा वही एक लालच था कि वो रिस्पेक्ट गेन करनी थी। तो उस रिस्पेक्ट के लिए मैं फिर कंप्लीटली चियांस के साथ जुड़ करके काम करने लगी। थोड़ा सा टाइम बीता तो अगेन मेरे को लिम्फ नोड का टीबी डायग्नोज हो गया। और उसकी वजह से अगेन मेरे को फिर से हेल्थ इश्यूज वगैरह आने लग गए। बट मैं उसका तो ट्रीटमेंट चलाते हुए साथ के साथ में अपना काम मैंने कंटिन्यू रखा, वहां पे मैं रुकी नहीं। लेकिन मैं तो नहीं रुकी, लेकिन जब वो कोरोना का टाइम आया, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो मेरे साथ जो टीम के लोग थे, वो नेगेटिव होने लग गए कि हम बाहर कैसे निकले, इन कैसे करें, कैसे काम करें। कि हर तरह के लोग होते हैं। हम लोग जूम पे जुड़ गए थे, जूम से कनेक्ट करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन एक बार को फिर से ब्रेक लगने को हो गया। लेकिन धीरे 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 विद इन 3 to 4 मंथ्स मैंने टोटली अपनी टीम को जूम से कनेक्ट कर लिया। हम डेली दिन में 2 बजे मीटिंग करने लग गए, और 2 से 3 1 घंटा हम 40 मिनट का सेशन रखते थे। और 40 मिनट के सेशन में उस टाइम पे मेरा बिजनेस एकदम ग्रो किया, बहुत अच्छा ग्रो किया। इनफैक्ट मेरी पठानकोट में एक टीम है जो कि मतलब सिर्फ जूम की वजह से ही, मैं उनसे मिली भी नहीं थी तब तक, और वो जूम पे ही कनेक्ट होकर के वो टीम बहुत बड़ी बन गई उसी टाइम पे। तो पता नहीं कैसे, मतलब वो कोरोना का जो टाइम था वो मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग बन के आया कि मैंने उस टाइम पे ये अपनी टीम को बहुत अच्छे से ग्रो किया।
लेकिन जहां एक तरफ वो ब्लेसिंग बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो मेरे लिए एक अभिशाप भी बन गया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिलेटिव्स और खुद मेरे हस्बैंड का भी कुछ ऐसा बिजनेस में डाउनफॉल आया कि सभी लोग इतने ज्यादा अगेंस्ट हो गए और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि मुझे दिल्ली छोड़ करके ही जाना पड़ा। और दिल्ली छोड़ करके मैं फिर उस टाइम पे एकदम, कोई भी नहीं था फैमिली में, और मैं यहाँ से दिल्ली से सूरत शिफ्ट हुई अचानक से। और जस्ट बिकॉज कि मुझे सूरत शिफ्ट होना पड़ा, और उस वक्त में मेरा सबसे कनेक्शन खत्म हो गया था, कुछ इस तरह के हालात थे। एंड डॉक्टर अनुराग उस चीज को जानते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उस वक्त में डॉक्टर अनुराग ने मुझे बहुत सपोर्ट ये किया, कि बट उन्होंने ही मुझे सूरत में सोनल मैम से इंट्रोड्यूस कराया। एंड वहाँ पे सोनल मैम ने का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उनके साथ में थोड़ा सा मुझे एक, मैं मोटिवेट हुई काम करने के लिए वहां जा करके, और मैंने वहां से अपना नया स्टार्टअप किया। वहां जाकर के अगेन मैं अपने काम पे लगी, नई जगह थी, सब कुछ नया था। इनफैक्ट वहां पे मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत आने लग गई थी, क्योंकि मोस्टली लोग गुजराती, जो गुजराती में बात करते थे, उन्हीं से ज्यादा वो लोग उन्हीं को एंटरटेन भी करते थे, या उन्हीं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे। तो बट धीरे धीरे वहां मैंने ग्रो करना शुरू किया। मुझे वहां एक डॉक्टर मिली जिनके घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी, डॉक्टर दीप्ति पटेल, जो वहां की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है, और जिनको अप्रोच कर पाना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल था। बट वो एनी हाउ कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके जान पहचान की थी, तो उनसे बाई चांस की बात है कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई। और इतनी फेमस डॉक्टर के सामने जाना और उनका चेकअप करना, मतलब मैं इस वक्त मेरे पास, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं कितने मेरे हाथ पैर कांप रहे थे अंदर से। मैं ऊपर से कॉन्फिडेंस शो कर रही थी कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और अंदर से मैं पूरी तरह घबराई हुई थी कि मतलब कहीं पता ही नहीं क्या बोलेगी। बट ठीक है, मैंने उनका चेकअप किया, और बहुत स्ट्रेन चीज मैंने उनकी बॉडी में देखी, जो कि हमारे ट्रेनिंग का पार्ट भी नहीं थी, पता नहीं कैसे अपने आप ही, कि उनके जो बॉडी ऑर्गन्स थे, जो लेफ्ट साइड के बॉडी ऑर्गन्स थे वो राइट साइड में थे, और राइट साइड के बॉडी ऑर्गन्स लेफ्ट में थे, बाय बर्थ। और ये पता नहीं कैसे, मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मैम ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो वो मुस्कुरा के बोली कि मैम, ये चीज आज तक सिर्फ जिन्होंने मुझे बर्थ दिया है ना उनको मालूम है, और आपने इस चीज को अपने इससे चेकअप से पता लगाया। और अब मैं इस बात पे यकीन कर सकती हूँ कि हाँ, आप मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने जब मेरे से थेरेपी ली उसके लिए, नी प्रॉब्लम के लिए, तो उनको सेम डे में ही इतना फर्क था कि उन्होंने मुझे दोबारा से बुलाया। और वो क्योंकि उनका सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक उनके कंटिन्यूअस उनकी सर्जरीज और बहुत सारी चीजें चलती रहती थी, वो बहुत बिजी रहती थी। बट उन्होंने मुझे रात को स्पेशली गाड़ी भेज करके 9 बजे बुलाया है, एंड देन उन्होंने थेरेपी ली। एंड इस तरह से उनका, पहले उनकी थेरेपी, उनकी फैमिली में 8-10 लोग थे। मेरी डेली के उनके घर से ही जो है, मतलब मैं 200 पर पर्सन जैसे थेरेपी के चार्जेस लेती थी, तो उनके सिर्फ घर घर से ही मुझे डेली के 4,000-5,000 रुपए मिलने लग गए। मुझे कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और जिसकी वजह से सूरत में रहना मेरे लिए, मतलब जहां मैं स्टार्टिंग में जब गई थी, तो मेरे बच्चों ने 1 महीने तक सब्जी दाल का मुंह भी नहीं देखा था। सिर्फ रोटी हम लोग सेकते थे और नमक लगा करके इस तरह से खा रहे थे। और बहुत मुश्किल टाइम था वो, क्योंकि हस्बैंड का साथ छूट चुका था, रिलेटिव सारे छूट चुके थे, और हम लोग बिल्कुल अकेले थे उस वक्त। और ऐसे में मुझे जो बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट मिला डॉक्टर अनुराग से, सोनल मैम से, एंड इस तरह से जो थियान्स फैमिली से जो मुझे सपोर्ट मिला, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मेरा परिवार छूट गया है। मुझे एक तरह से दूसरा परिवार वहां पे मिल गया था। और फिर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट, मेरा सफर इस तरह का शुरू हुआ कि वहाँ के सब काफी लोग मुझे जानने लग गए। और वो डॉक्टर दीप्ति के रेफरेंस से बहुत सारे डॉक्टर्स में भी मेरा उठना बैठना हो गया, जान पहचान हो गई। और इस तरह से काफी अपने आप ही, मतलब मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, अपने आप कांटेक्ट मिल रहे थे वहां पे, और इस तरह से काम शुरू हुआ। बट अगेन कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि करीब 1 साल तक मेरा कनेक्शन सबसे कट गया, सबसे, टोटली मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से भी कट गया, सबसे। एंड
उस वो टाइम मेरे लिए बहुत ही बुरा वक्त था। और उस टाइम पे बहुत सारे जो मतलब मैं कहूँ कि जो मेरी पठानकोट की टीम थी, कि हर तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर मतलब उनको आदत होती है उंगली पकड़ के चलने की। तो मैं अपने सफर में मैं कहूंगी कि मेरे अपलाइन जयपुर में थे, मैं दिल्ली में थी, और वो रेयरली यहाँ पे आ पाते थे। मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार आ रहे हैं। और इतना आप भी समझ सकते हैं कि कोई 3 महीने में बस 3-4 घंटे के लिए आ रहा है, तो वो मुझे कितना ही ट्रेनिंग दे देगा, कितना ही मेरे साथ चल लेगा। और ट्रेनिंग सिर्फ इतना मतलब सिर्फ ट्रेनिंग से ही सब नहीं होता, कई बार हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। कि हम लोग कई बार, जैसे मैंने खुद डॉक्टर अनुराग को देखा है कि सर कैसे बात करते हैं, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या किस तरह से प्रोस्पेक्ट्स के साथ में बिजनेस प्लान डिस्कस करते हैं, कैसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के साथ में। तो ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी होती है, ये सब चीजें हमारे सीनियर्स ही हमें सिखाते हैं। तो बट थैंकफुली मैं एक चीज में खुद को ये कहूंगी कि स्टार्टिंग में दिल्ली के अंदर मेरे जो इमीडिएट अपलाइन थे संजय मिटावा जी, वो तो नहीं थे। लेकिन उनके भी अपलाइन, यानी मेरे सुपर अपलाइन मिस्टर जावेद कादिर थे उस वक्त में, जो कि इस वक्त यांस में नहीं है। बट जो टीचर होता है ना, वो हमेशा टीचर ही रहता है, और आई थिंक उसको हमेशा वो रिगार्ड मिलनी चाहिए। तो जहाँ कहीं भी है, बट मेरा मेरा रिगार्ड हमेशा सेम रहेगा उनके लिए। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका बात करने का तरीका, उनका प्लान देने का तरीका, और जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस कराते थे, जिस तरह से वो प्रोस्पेक्टिंग सिखाते थे हमारे साथ में, जैसे नीचे जा करके एनएसपी ऑफिस के नीचे जाके एक्टिविटीज करते थे, वो बहुत इम्प्रेसिव थी। बट डॉक्टर उनके बाद मिस्टर जावेद कादिर के बाद जो दिल्ली के अंदर जो मुझे बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा, वो हमेशा से डॉक्टर अनुराग का रहा, या फिर शेख अबू जायद सर का रहा। शेख अबू जायद सर ने मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट किया। जब जब मेरे हालात की वजह से कई बार मुझे लगता था कि नहीं, अब मुझसे काम नहीं होगा, अब तो ये भी सब सब छूटता जा रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। बट नहीं, वो हमेशा कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहे, और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा। एंड इन द सेम वे, जो डॉक्टर अनुराग की जो ट्रेनिंग्स है, नो डाउट बिना ट्रेनिंग के मैं कुछ नहीं कर पाती। तो जो भी ट्रेनिंग्स थी, जितनी भी जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज थी, वो सारी टोटली जो है मैंने डॉक्टर अनुराग से ली है। एक्यूलाइफ जिसके बारे में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे लगता था ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। और जैसे लोगों को मतलब वो हम लोग चेकअप करते हैं और बहुत सारे लोग हाथ हटा लेते हैं कि नहीं सर, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करवा पाऊंगी। और खुद मेरा भी यही हाल है, मेरे से भी नहीं करवाया जाता था। तो मुझे लगता था नहीं, ये टेस्ट मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर अनुराग की आज, उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे से जितना भी कर पाती हूँ एक्यूलाइफ से लोगों को ट्रीट, और मैंने उन्हीं की वजह से सीखा। और ऐसा ही नहीं है कि बहुत नॉर्मल केसेस लिए हों, ऐसे सीवियर केसेस भी हमने सुलझाए हैं। मतलब वहीं सूरत की बात करूं तो मैंने वहां पे 2 पेशेंट तो ऐसे ठीक किए हैं जो कंप्लीटली बेड रिडन थे, और वो करीब पिछले 12 साल से ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं, और उनकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल हो चुकी थी। और उनको मैंने उठाया, शायद उन्हीं लोगों की ब्लेसिंग्स है। तो ये होता है ना, ये काम ऐसा है कि हम सिर्फ लोगों का इलाज नहीं कर रहे, हम उन जब जो लोग इतने सालों से बेड में लेटे हैं, उनको अगर अचानक से जीवन मिल जाए, तो खुद ही सोचने की बात है, हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हम कितनी दुआएं देंगे किसी को। तो वो दुआएं जो मिलती है ना, पैसों के पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे जब किसी को कुछ हमारा बिजनेस चलेगा तो। लेकिन इस बिजनेस से हम सिर्फ अपना पैसे अर्न नहीं करते, हम ब्लेसिंग्स और रिस्पेक्ट दोनों अर्न करते हैं। तो ये जो चीज है इस बिजनेस की, सियांस की, ये मुझे सबसे जो ज्यादा मतलब इससे कनेक्टेड रखती है, वो यही है कि मैं मोटिवेट नहीं होती, चाहे मेरी टीम काम, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, जस्ट बिकॉज कि ये बिजनेस अपने आप में इतना पावरफुल है। यहाँ के सप्लीमेंट्स, यहाँ के ट्रीटमेंट, सब कुछ इतने पावरफुल है कि उनकी वजह से मैं कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं पाती। एक तरह से वो कहते हैं ना, पावर पैक है पूरा। और इसकी वजह से मैं ऑल द टाइम, मेरे को ये लगता है कि कोई बात नहीं यार, ये नहीं है ना साथ में, हम दोबारा से उठेंगे, हम इसको साथ कर लेंगे। ऑल द टाइम मुझे ये रहता है कि कोई बात नहीं। और
आज की डेट में भी मैं 8 स्टार बन गई हूँ। उसके बावजूद मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बोलते हैं नहीं मेरे पास नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है आज भी। कि बिकॉज बार बार जो मैं मेरे जो ब्रेक लगे, या बार बार जो एक एक साल के ब्रेक बहुत मैटर करते हैं, या आप लोग भी समझ सकते हैं इस चीज को। और वो जो एक एक साल के बार बार ब्रेक लगे, बार बार रीस्टार्ट बिजनेस करना, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा सफर। और उसकी वजह से जब अभी भी जब मैं उठी तो मेरी पठानकोट की टीम उनमें से थी, जैसा कि जिसे मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर कंप्लीटली मेरा डुप्लीकेशन हुआ। कि जैसे मैंने कभी अप्लायंस की तरफ नहीं देखा कि वो मेरे को हाथ पकड़ाएंगे तभी मैं चलूंगी, मैं चलती रही। मैं चाहे कोई भी ट्रेनिंग होती थी, मुझे लगता है जो मेरी सबसे पॉजिटिव चीज रही वो ये रही कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि ट्रेनिंग किसकी हो रही है। मैंने सिर्फ ये देखा कि ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग हो रही है तो मुझे सीखना है। तो इसीलिए मैं वहां पे गई। मैंने मैंने हर जगह सीखने की कोशिश करी, हर जगह से सीखा। और उसके लिए मैं कभी इस चीज को ना किसी अपलाइन को ना किसी सीनियर को, कभी मेरे को नहीं लगता कि हमें दोष भी देना चाहिए। क्योंकि हर इंसान अगर किसी बिजनेस से जुड़ रहा है तो उसके बिजनेस के ग्रोथ की जिम्मेदारी भी उसकी खुद की अपनी होती है, ना कि हमारे अपलाइंस की। क्योंकि आज अगर हम मेहनत करेंगे, हम कुछ भी अर्न करते हैं, हमारे अकाउंट में कुछ भी पैसे आते हैं, तो क्या हम अप्लायंस को दे देते हैं? खुद ही तो यूज करते हैं ना। तो फिर अपनी ग्रोथ की अपनी जॉब करते हैं तो सैलरी भी हमें ही मिलती है ना। तो हम एक्चुअली बिजनेस में आकर के ना, मेहनत तो मतलब हमारी ऐसी हो जाती है कि भाई मेरा काम है, कोई बात नहीं, आराम से कर लूंगी। लेकिन पैसे एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं कि भाई आ जाएंगे, जैसे सैलरी आती है। तो हमें मेहनत भी वही करनी है, जो कि जॉब के लिए जितने हम डिवोटेड होकर के हम लोग मेहनत करते हैं, उसी डिवोशन के साथ अगर हम अपने बिजनेस पे भी ध्यान दें तो हमें अच्छी अर्निंग भी होती है। और टीम बिल्डिंग, ठीक है मेरे हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन सबके हालात तो ऐसे नहीं होते। तो हमें बस लगातार कंटिन्यूअस लगे रहना है, सो दैट हम अपनी टीम को ग्रो कर पाए। टीम बहुत सारी जुड़ेंगी भी, मेरे साथ भी बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, और जितने जुड़े हैं उनमें से 80% जो है वो हट भी गए, आज नहीं है मेरे साथ। लेकिन कुछ लोग आते ही सिर्फ इसलिए हैं कि वो थोड़ा सा हमें धक्का दे के चले जाए। तो बढ़े तो है ना, ग्रोथ ग्रो तो हम हमेशा कर ही रहे हैं। तो कंटिन्यूअस, चाहे ग्रोथ 10% हो चाहे 80% हो, बस ग्रोइंग एटीट्यूड लेकर के हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें 10% पे डिमोटिवेट होकर के रुक जाना है। तो यही मेरी चांस की जर्नी थी। मुझे करीब 1 साल हो चुका है 8 स्टार हुए। और अभी जो जैसा मैंने कहा ग्रोइंग एटीट्यूड जरूरी है, तो वही ग्रोइंग एटीट्यूड मेरी पठानकोट की टीम में था, जहाँ पे जो ज्योति अरोड़ा जी है मेरी टीम में। आज वो भी अपने कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ में वो 8 स्टार बन चुकी है। तो बहुत जल्द मैं मेरा है कि मैं ब्रॉन्ज लाइन बन जाऊंगी। एंड ये जो सफर में जो भी जितने भी सीनियर्स का जो भी सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, और सिर्फ सब मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे अपलाइंस या मेरे सीनियर्स ही साथ रहे, बल्कि जो मेरे साइड लाइंस भी, जो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि साइड लाइन से दूर रहा करो, या मतलब वो कहीं आपको आपका बिजनेस खराब करते हैं। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साइड लाइंस भी हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव लाइंस ही रहे। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है टियान्स का, ये बहुत बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है ऑल द टाइम, और हम सबको कनेक्टेड रखता है। जैसे यहाँ भी हम बैठे हैं, यहाँ पे कौन किसके डाउनलाइन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सब एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे की हिम्मत बन के काम करते हैं। तो ये सबसे मतलब मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है टियान्स का। एंड इसी तरह कंटिन्यू जो सफर रहा, उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, बस मैं थकी नहीं, और आज भी मैं थक नहीं रही हूँ, ना ही आगे थकने वाली हूँ। गोल्ड लाइन से पहले रुकूंगी नहीं, और उसके बाद सीधा मेरा गोल्ड लाइन के बाद जो मेरा एम रहेगा वो एचडीडी का है। एंड होपफुली मेरी पूरी लगन है और मेरी प्रयास है कि मैं नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक गोल्ड लाइन बन जाऊं। बाकी तो जो हालात होंगे जो भी भगवान की इच्छा होगी, उनका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग मैम बहुत कंटिन्यूअस अच्छी प्रयास शेयरिंग करेंगे। रही आपकी। थैंक यू लेकिन सो मच सर। आपने ये तो बताया कि आपने बार बार आपको प्रॉब्लम्स आए और आपने दोबारा रीग्रो किया। लेकिन मैं चाहूंगा आप सबको ये बताएं कि जब भी प्रॉब्लम्स आती थी और आपकी टीम पूरी तरह से
गायब हो जाती थी या टूट जाती है। सबके साथ ऐसा होता है कि अगर आप टीम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कॉन्टिन्यूअस वर्क है, नए लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बहुत कम लोग होते हैं जो बिना सपोर्ट के कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा आपके साथ मुझे लगता है 4 बार हुआ है। हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें दोबारा से उठने की हिम्मत कहाँ से लाए आप? और आपने दोबारा से खुद को उठाने के लिए जो खुद को धक्का देने वाली बात होती है, वो कैसे किया? दोबारा से काम कैसे स्टार्ट किया? और अभी भी आप डे टू डे लाइफ में आप डेली एक्टिव रहते हैं, तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप सबको बताइए कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, नए लीड्स कैसे जनरेट करते हो, क्या एफर्ट्स करते हो, अखबार में ऐड डालते हो, टीवी पे ऐड डालते हो, या क्या करते हो आप ऐसा कि आप दिल्ली में रहते हुए भी पठानकोट तक आप परचम लहरा देते हो? तो ये, और आपने सिर्फ पठानकोट में नहीं, मुझे लग रहा है आप पूरी इंडिया में प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हो। तो ये आप कैसे करते हो? बेसिकली लीड्स जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, बिना लोगों से मिले हुए उनको ज्वाइन करवा लेना, उनको काम सिखाना, ये कैसे करते हो? डे टू डे लाइफ में आपके पास फैमिली भी है और आपने पेट्स भी रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आपकी। और इसके अलावा दूसरा चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज में भी आपकी पॉजिटिविटी नहीं रही है, लाइक आपको ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहता है, फिर भी आप इतना टाइम निकाल लेते हो। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये सारा भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सिखाएं एक बार। श्योर सर। सर जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, बहुत सारी फैमिलीज में मोटिवेशन कौन होता है कौन नहीं होता है, वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि वो लीडर उनका मोटिवेशन है या वो लीडर। बट मैं सॉरी बोलना चाहूंगी अपने सीनियर्स को कि मैं मोटिवेशन के लिए पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो अपने फैमिली को देना चाहूंगी या अपने सर्कमस्टांसेस को। मुझे लगता है इंसान के हालात जो जितना बड़ा मोटिवेशन होते हैं ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अगर आप अपने हालात देख करके मोटिवेट नहीं हो सकते, जब मुझे पता था, जब लाइक जैसे मैं सूरत गई थी या कहीं भी, जब मेरे को अपने ट्रीटमेंट्स भी कराने थे, तो उस टाइम पे मुझे दिख रहा था कि मेरे घर में मेरे बच्चों के खाने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ में जो कि बच्चों का ध्यान रखे या कुछ भी करे। तो मेरे हालात थे जो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि मैं कैसे अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देखूंगी। उसके बाद भी जो मतलब कभी भी मेरी टीम अगर वो हुई तो मेरे बच्चे सबसे पहले मेरे पास आए कि मम्मी हम आपको टूटते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे आगे ग्रो करते हुए देखा है। तो उन्होंने सीधा वो सबसे पहले आके मेरी हिम्मत बने कि मम्मी आपको हम कभी भी हारते हुए नहीं देख सकते, और आप अगर हारोगे तो हम हार जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज कि मेरे बच्चे हमेशा वो एटीट्यूड रखे, वो कभी जिंदगी से नहीं हारे, मैं उनको ये लेसन दे के नहीं जाना चाहती इस दुनिया से कि मतलब आपकी मम्मी हार गई थी तो वो भी कहीं हारने वाला एटीट्यूड रखे। तो अपने बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए, उनकी आंखों में वो चमक देखने के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रही। इसके बाद लोग अपनी फैमिली के, अपने आसपास के लोगों के जो ताने होते हैं या फिर कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, उनको सुन करके नेगेटिव हो जाते हैं। मेरे साथ ये उल्टा है। जब मुझे कोई कुछ उल्टा बोलता है ना, कुछ नेगेटिव बातें बोलता है, तो तब मुझे ज्यादा होता है कि मतलब मैं, मेरी आदत नहीं है किसी को ज्यादा बहस करने की, जवाब देने की। बट मैं अपने मन में ये चीज सोच लेती हूँ कि आज तुम ऐसे मुझे बोल रहे हो, आफ्टर सम टाइम तुम ही बोलोगे कि हाँ तो मतलब ये तो हीरा निकली या इसने तो कुछ करके दिखा दिया। तो होते हैं ना, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, पहले कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये कुछ नहीं कर सकती। फिर जब ग्रो कर जाते हैं फिर कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ कर जाएगी। तो इस तरह के लोग ही होते हैं। लोग एक्चुअली अपने ओपिनियन जबरदस्ती थोपते रहते हैं हम लोगों पर, सो दैट हम हार के बैठ जाए। और जब हम उसके बावजूद भी उड़ जाते हैं, तो फिर वही लोग होते हैं जो हाथ जोड़ के घूमते हैं। तो ये तो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो हमें उगता हुआ सूरज बनना है। बहुत सिंपल सी चीज। और ये जो डायलॉग है ना उगते सूरज वाला, ये मतलब सब प्लीज डोंट माइंड, बट एक बार आप ही ने ये चीज मुझे बोली थी कि मैडम उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। एंड वो मेरे दिमाग में बैठ गई उस वक्त कि सर ने ऐसे बोल दिया तो इट मीन्स मुझे उगता सूरज बनना है। तो वही अगेन मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया, और नहीं, मैं मुझे आपको, हंड्रेड भाई विल आई परसेंट माइंड, मैंने ये जो कहा था उसका एक रीजन जी। था, मैं बताता हूँ, आपको भी शायद याद होगा कि आपको मैंने 3 तरह से देखा है। जब शुरुआत में जब मैं आपसे मिला था, जी। तो आपके घर के हालात ऐसे थे कि आप बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। जी सर।
मुझे लग रहा है 50-60 हजार रुपये तो उस समय केवल आप अपने फ्लैट का रेंट पे करते थे। आराम से सर। हाँ। वो मैंने आपका वो वक्त भी देखा है, उसके बाद वो वक्त भी देखा है जब आपको अपनी ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी थी। जी और सर। उसके बाद वो वक्त भी देखा है कि जब आप फिर से चल रहे हो। तो मैंने जब आप टूट गए थे तब मैंने आपको बोला था कि जो आपका पुराना वक्त है ना, जब आप बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे और लोग आपके आगे आपके सिर्फ कह देने से कोई ज्वाइन कर लेता था, वो वक्त दोबारा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टीएंस में इतनी पावर है। बस आपको अपने रास्ते वही पर चलते रहना है। वही सर मैं कहने वाली थी कि मैं इस बारे में भी श्योर हूं कि आपने ये भी मुझे पॉजिटिवली ही बोला था कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो आप भी वो उगता सूरज बनो। एंड सर आई होप कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस वक्त ये बोलते वक्त, आज मैं उस पर खरी उतरी हूँ। जी एंड जी, जरूर जरूर। एंड सर मैं आगे भी इसी तरह ग्रो करना चाहती हूँ। एंड ग्रोइंग के लिए मैं बताना चाहूंगी सबको कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करनी है। मैं यहाँ से आज भी मैं अपने घर से निकलती हूँ, मेरी नजर रोड पे कम होती है, इधर उधर ज्यादा होती है कि किस इंसान से, किस दुकान पे, किस बंदे से मैं बात कर सकती हूँ। जहां मुझे थोड़ा सा भी एक मतलब चांस मिल जाता है बोलने का, बात करने का, मैं वहां शुरू हो जाती हूँ। मतलब मैं सोच समझ के नहीं कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फोन पे पहले बात करते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं और फिर जाते हैं मिलने के लिए। ये ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं सिंपली चल देती हूँ बैटरी रिक्शा में, मेरे घर से मेट्रो स्टेशन तक बैटरी रिक्शा जाता है, मैं बैटरी रिक्शा में बैठती हूँ, उसमें बैठे बैठे ही बात करती हूँ, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मेरे पास एक ये काम, आप ये कर सकते हो, इस तरह से। तो वहां भी बैटरी रिक्शा के अंदर भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। फिर मेट्रो में मेरा यहाँ से, अगर मुझे, मैं साउथ दिल्ली की तरफ रहती हूँ और मुझे अगर वेस्ट में जाना है या ईस्ट में जाना है, कहीं भी जाना है, मुझे 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो 1.5 2 घंटा मेट्रो में खाली बैठने से अच्छा है मैं 4 लोगों से बातें करती हूँ। हाँ हमेशा नहीं होता, बट मैं हमेशा मौका जरूर ढूंढती हूँ। तो वहां भी मेरी प्रोस्पेक्टिंग होती है। जिसने भी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, वहां सिर्फ नंबर एक्सचेंज करती हूँ, एक इंट्रोडक्शन करके नंबर एक्सचेंज कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपना बॉन्ड डेवलप करती हूँ उनके साथ में। और फिर उसके साथ फिर मैं वो अपने आप ही, मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से पूछे कि मैं क्या करती हूँ और किस तरह का काम है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम अप्रोच करते हैं ना, तो फिर हम अपने काम की कहीं वैल्यू को घटा देते हैं। तो जब सामने वाला खुद से अप्रोच करे तो फिर हमारे काम थोड़ा सा, हम उसकी एक वो क्या कहते हैं उसको, बढ़ा देते हैं, उसका वजन बढ़ा देते हैं। तो मैं हमेशा वेट करती हूँ कि सामने वाला मुझसे पूछे कि मैडम आप क्या करते हो। और अक्सर ऐसे ही होता है, उसमें बेशक थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर जब सामने वाला अपने आप से पूछता है ना, तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ बात भी सुनता है और ज्वाइन भी करता है। इस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कहीं अप्रोच करने वाली बात है, तो मुझसे एक्चुअली अकेले में जाकर के अप्रोच करना मुझे थोड़ा मैं थोड़ी कम कंफर्टेबल हूँ। और साथ में बिकॉज अभी भी मैं कहूँ तो मैं अभी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरा सुबह सुबह निकल करके और शाम तक का टाइम जो होता है वो कॉलेज में निकल जाता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं हो पाता है। तो हम लोग ज्यादातर मेल भेज करके, जैसे पुलिस स्टेशंस में या फिर कॉलेजेस के अंदर, वहां पे अपॉइंटमेंट फोन पे ही फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वहां जा करके, मैं सिर्फ डेमो के लिए नहीं जाती, मैं डेमो के साथ हमेशा हेल्थ चेकअप कैंप का भी बात करती हूँ। सो दैट हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ एक डेमो करके या सिर्फ कुछ सैनिटरी नैपकिन निकाल के नहीं आए, वहां पे कुछ सप्लीमेंट्स और अपने इक्विपमेंट्स को भी हैंड टू हैंड इंट्रोड्यूस करके आए। अगर हमें हेल्थ चेकअप कैंप का वहां पे मौका नहीं मिलता, तो फिर एटलीस्ट मैं वहां पे थोड़ा सा नेचुरल ट्रीटमेंट करके उनसे थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस जरूर कराती हूँ वहां पर, अपने टियान्स के जो सप्लीमेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, उनसे होने वाले जो जो भी फायदे हैं उनको इंट्रोड्यूस जरूर कराती हूँ। अगर चेकअप होता है तो ये मेरा हमेशा से रहा है, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो फ्री हेल्थ चेकअप भी करते हैं, बट मैं कभी फिर फ्री हेल्थ चेकअप कभी नहीं करती। मैं हमेशा पेड हेल्थ चेकअप करती हूँ कि एटलीस्ट अगर हम 2 3 घंटे कहीं लगा रहे हैं और हम ही अपने टाइम की कीमत को नहीं समझेंगे तो दूसरा क्यों वैल्यू करेगा। तो मैं अपने टाइम की कीमत लगाती हूँ हमेशा, तो जहां भी जाती हूँ हमेशा पेड चेकअप ही करती हूँ। और वहां से जो भी इसी तरह से लीड्स मिलती हैं और मैं आगे काम करती हूँ। सर यही रहा है मेरा। बाकी टीम मेरी, मतलब मैंने ये देखा है कि जो लोग बैठ गए थे कुछ लोग,
वो अब धीरे धीरे शायद मेरी एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हालांकि मेरी आदत थोड़ी सी छूट गई है फोटोग्राफ्स लेने की और फोटोग्राफ्स खींचने की, और ये मेरी मतलब मेरे से सबको शिकायत रहती है। लेकिन मैं आप लोगों को जरूर अपनी जर्नी के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए और उनको सोशल साइट्स पे जरूर डालिए। क्योंकि सोशल साइट पे डालने से या व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से इनसे बहुत बेनिफिट आते हैं। बहुत सारे लोग वही रेगुलर देख रहे होते हैं शांति से, वो पहली बार में दूसरी बार में नहीं अप्रोच करते, बट वो महीने 2 महीने देखने के बाद आपको अप्रोच करते हैं कि कंटिन्यूअस इनकी एक्टिविटीज को जब वॉच वॉच करेंगे तो तब कुछ आता है कि नहीं, यहाँ पे हमें बात करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन चीजों का भी बहुत अच्छा असर पड़ता है कि अपने आप से लोग अप्रोच करते हैं फिर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि मैं कैसे अप्रोच करती हूँ और मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ। इसके अलावा मतलब हेल्थ इश्यूज हो चाहे लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा हो या कोई भी नेगेटिविटी हो, मैं अपने मतलब जो मैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, नेगेटिविटी कितनी भी आए लेकिन जरूरी है खुद को पॉजिटिव रखना, क्योंकि वो नेगेटिविटी आई इसलिए है कि हम पॉजिटिव नहीं थे या कहीं ना कहीं हमारे हालात कहीं गिर गए थे। उस वक्त में हालात ऐसे हो गए थे कि हम कहीं डाउन हो रहे थे। तो हमें हमेशा अप रहना है और फेस पे स्माइल रख के एकदम बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खुद के ऊपर भरोसा, जो मेरा है, 100% है और आगे भी हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। जी सुदेश, एक मिनट मैम।